हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस.आर. यादव यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत के भौतिक स्वरूपों में जो अब तक की हमारी जो बात हुई है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की हुई है। इसके निर्माण के बाद में जो अंतिम जो तरती जो उत्थान हुआ था शिवालिक का, उसके बाद में जो भ्रंश बना या जो खाई बनी हिमालय के समानांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ, उनमें जो नदियां निकली शिवालिक से, लघु हिमालय से, हिमालय से, उन नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया गया, उस अवसाद से लाकर उस भ्रंश या उस खाई को भर के समतल मैदान के रूप में बना दिया गया। उस समतल मैदान के रूप में बनाया, उसी को नाम हमने क्या दिया है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। उस मैदानी क्षेत्र की बात देखें तो हम किस प्रकार की, सबसे पहले महान हिमालय की उत्पत्ति हुई, फिर लघु हिमालय की, फिर उसकी जगह जो भ्रंश बना उसकी जगह शिवालिक का निर्माण हुआ, शिवालिक के बाद में मैदानी क्षेत्र। शिवालिक के बारे में पिलग्रिम ने कहा भी था कि यहाँ पे जो पहले है इंडो-ब्रह्म नामक नदी प्रवाहित होती थी। सिडनी पुराण ने इनको नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया था 4 भागों में, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसके बाद में शिवालिक के बाद में जो खाई या जो भ्रंश बनी थी, उसको निकलने वाली नदियों द्वारा, उनकी सहायक नदियों द्वारा जो अवसाद लाए गए, इस खाई में भर दिया गया और अवसाद से परिपूर्ण होने के बाद में समतल मैदान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो वह उत्तर का मैदानी क्षेत्र। इस उत्तर के मैदानी क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो नदियां शिवालिक से जो निकली है, उनको पहले क्या नाम दिया गया उस क्षेत्र को, उसके बाद में क्या नाम दिया गया, आगे उसको क्या नाम दिया गया, और जहां पे जो नदियां है नई जलोढ़ मिट्टी का बिछाती है जिस समतल क्षेत्र पे, उसको क्या नाम दिया है, जहां पे जो बाढ़ का क्षेत्र नहीं है वहां पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पड़ी हुई है, उसको नाम हमने क्या दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। जी, हम बात करते हैं भारत का जो मैप है, इसके अंदर जो हमने हिमालय की यहाँ तक की हमने चर्चा की थी। हिमालय के बाद में जो नीचे जो क्षेत्र आता है, नीचे जो क्षेत्र आता है, उसको हमने उत्तर का जो विशाल मैदान के नाम से हमने इसको जाना है, या भौतिक स्वरूप में दूसरा पाठ्यक्रम हमने लिया है, भौतिक स्वरूप में उत्तर का विशाल मैदान। इसमें हमने देखा है कि जो नीचे वाला जो क्षेत्र बना उसमें इसकी क्या विशेषता है, जो संरचना है, जो नदियों द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की, उस संरचना के आधार पर इनको क्या क्या नाम से पुकारा गया है। संरचना की दृष्टि से विभाजन। ठीक है, पहले हम नाम की बात करें, पहले इसका नाम दिया गया है इस प्रदेश को बाबर प्रदेश। बाबर प्रदेश की विशेषता यह है कि शिवालिक श्रेणी से जब नदियां निकल के आई दक्षिण की तरफ, तो अपने साथ में अवसाद के अंदर कंकड़ पत्थर अनेक जो अवसाद है, मिट्टी कण आदि लेके आई, जिसमें से जो बड़े पत्थर के कण थे या टुकड़े हैं, वो सबसे पहले उनका क्या करेगी, छोड़ देगी। उसके बाद फिर उससे बारीक ऐसे करते हुए उसका क्या परतदार उसका क्या करेगी, जमाव करेगी। इस बाबर प्रदेश में ये है कि जो नदियां शिवालिक से निकल के दक्षिण की तरफ आई, तो मोटे कंकड़ पत्थर होने के कारण जो नदियां इनके अंदर से होकर आ रही है, तो पारगम्यता के कारण नदियां धरातल पे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पत्थर अगर एक जगह पड़े हैं तो उनके नीचे से पानी निकलेगा, तो उनके अंदर पारगम्यता यानी उनके पत्थरों के अंदर दूरी होने से उनके मध्य से क्या है कि पानी निकल के चला जाएगा। तो बाबर क्षेत्र में नदियां धरातल पे नहीं दिखती है, इसलिए इस प्रदेश को नाम दे दिया गया बाबर प्रदेश। अब इसकी हम देखते हैं कि जो दूरी है शिवालिक के बाद में, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 8 से 16 किलोमीटर तक बाबर प्रदेश। दूसरे बात करते हैं तो इसके अंदर दूसरा आता है जो तराई प्रदेश। नदियां जब सर्वप्रथम निकली तो अपने पास में जो भारी कंकड़ पत्थर थे उनका क्या किया, निक्षेपण किया। तो इसके बाद फिर आगे चली, फिर बारीक का किया, तो बारीक मिट्टी यहाँ पे जमा होने के कारण उनके अंदर पारगम्यता कम रहती है और नदियां वापस धरातल पे दिखाई देने लग जाती है। बाबर प्रदेश के दक्षिण में चलते ही वापस नदियां धरातल पे दिखाई देने लग जाती है, तो उस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया, तराई प्रदेश, यानी कि नदियां वापस धरातल पे प्रकट हो गई है, बारीक मिट्टी का जमाव यहाँ पे किया गया है। तो पहला कौन सा प्रदेश है, बाबर प्रदेश। दूसरा है तराई प्रदेश। इस तराई प्रदेश के में देखते हैं कि जो चौड़ाई है वो कितनी है। इसके बाद में इसकी जो चौड़ाई है वह है 10 से 20 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वह तराई प्रदेश में आता है। इस तराई प्रदेश की खास बात यह है कि यहाँ पर नदियां वापस धरातल पे प्रकट होती है,
नमी युक्त स्थान रहता है, और नमी युक्त स्थान रहने के कारण यहाँ पे क्या कि मलेरिया की शिकायत सबसे ज्यादा होती है। तराई प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जो लोग हैं वो ग्रसित होते हैं, तो वो मलेरिया की बीमारी से होते हैं। वर्तमान में यहाँ पे पेड़ों को काट के वहां पे कृषि की जाने लगी है, जिसमें हाथी घास है और अन्य घासें भी यहाँ पे उगाई जाने लगी है और कृषि भी कार्य किया जाने लगा है। इस क्षेत्र में हम जीवों की बात करें, जो हाथी है, गेंडा है, आदि जीव यहाँ पे कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र के अंदर। 8 से 16 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो तो किसकी हो गई? भाबर प्रदेश की, जिसमें नदियां पत्थरों की पारगम्यता के कारण धरातल पे प्रकट नहीं होती है या धरातल पे दिखाई नहीं देती है। वो कौन सा क्षेत्र है? भाबर प्रदेश। उससे नीचे वापस जब भाबर प्रदेश से आगे निकलते नदियां वापस धरातल पे प्रकट होती है तो उसका नाम दे दिया गया तराई प्रदेश। 10 से 20 किलोमीटर तक का है। यहाँ पे सर्वाधिक जल भराव होने के कारण जो मलेरिया की जो समस्या है वो सर्वाधिक इस तरह क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे वनों को काटकर वर्तमान में यहाँ पे खेती करने के लिए भी इस तरह प्रदेश को काम में लिया जाने लगा है। आगे की जो हम बात देखते हैं कि इसके अंदर जो तीसरा है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश का मतलब यह है कि बाबर में नदियां पारगम्य थी, वापस प्रकट हुई तराई पे, और खादर के अंदर जब नदियां अत्यधिक पानी भराव के कारण अपने बहाव क्षेत्र से बाहर जाके उपजाऊ मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी जहां पे घेर देती है उसको कहते हैं खादर। यानी प्रतिवर्ष के अंदर या प्रतिवर्ष मान सकते हैं या 6 महीने से मान सकते हैं, जो नदियां अपनी उपजाऊ मिट्टी जाकर जिन क्षेत्र में बिछा देती है उसको नाम देते हैं खादर प्रदेश। तीसरी बात करते हैं, पहला हो गया बाबर, दूसरी तराई, तीसरा खादर और चौथा है बांगर प्रदेश। बागर प्रदेश में देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि कई वर्षों पहले जब नदियों ने अपनी जलोढ़ मृदा यहाँ पे बिछाई थी, उसके बाद में यहाँ पे किसी प्रकार की मिट्टी नदियों द्वारा मिट्टी का नया प्रदान नहीं किया जा रहा है। यानी कि निक्षेप जो नई मृदाएं जो काट के नदी अपने साथ में जो मिट्टी लेके आती है उसका वापस यहाँ पे नहीं बिछाती है, निक्षेपण नहीं करती है। तो जो पुरानी जो जलोढ़ मृदा था वही वर्तमान में यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको बांगर कहा जाता है। बांगर का मतलब ये होता है कि प्रतिवर्ष नदियों द्वारा अपनी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी का बिखराव यहाँ पे इसके ऊपर चादर नहीं बिछाई जाती है। प्रतिवर्ष जहाँ चादर बिछाती है उसका नाम है खादर। तराई प्रदेश जहाँ पे सर्वाधिक जो नदियां वापस धरातल पे प्रकट होती है और अपनी नित्य मार्ग से बहती रहती है। बाबर का मतलब है कि यहाँ पे जहाँ पत्थरों की पारगम्यता होने के कारण नदियां है धरातल पे प्रकट नहीं होती है। तो ये 4 क्षेत्र हो गए, बाबर, तराई, खादर और बांगर प्रदेश। इसके बाद में हम देखते हैं जो बांगर प्रदेश है इसमें कंकड़ युक्त मृदा पाई जाती है। दूसरी बात यह है कि इसको सर्वाधिक सिंचाई करने के कारण यहाँ की जो मृदा है वो नमकीन युक्त, जो नमकीन युक्त मृदा है यानी खारापन जिस मृदा में है वो कौन सी है? बांगर प्रदेश वाली मृदा, जिसमें सर्वाधिक सिंचाई करने के कारण यहाँ पे मिट्टी किस प्रकार की हो गई है? नमकीन प्रकार की हो गई है। इसे हम और भी नाम दे सकते हैं, जैसे रेह या कलर। ठीक है, कौन से क्षेत्र की में जो नमकीन युक्त जो मृदा है या रेह कलर मृदा वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? बांगर प्रदेश में। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो उत्तर का जो मैदान है इसका प्रादेशिक जो विभाजन है वो किस प्रकार है। इसमें देखते हैं कि यहां तक तो क्या है? उत्तर में हिमालय। इसके बाद जो विशाल मैदान आता है इसमें हम देखते हैं कि जो ये भाग है ये जाना जाता है भाबर प्रदेश, जिसकी चौड़ाई की बात करते तो कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो क्षेत्र है इतना, वो आता है किसमें? तराई में, तराई प्रदेश, जिसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर। यहाँ पे नदियां पत्थरों में आगे मतलब दिखाई नहीं देती है, यहाँ पे वापस धरातल पे तराई। नदियां जो है भारत की नदियों की बात करते हैं तो नदियां जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, प्रायद्वीप में बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर नदियों क्या आता है? भाव क्षेत्र है किसकी? भारत की नदियों का। इस क्षेत्र में सर्वाधिक बाढ़ की संभावना रहती है, जिसके कारण नदियां प्रतिवर्ष अपने जो साथ में जो मृदा लाती है उसका परत दर परत हर वर्ष की तरह क्या होती है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बिछा देती है। तो ये कौन सी मृदा हो गई? खादर।
पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान के इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पुरानी जो मृदाएं हैं वही वर्तमान में भाबर, तराई, खादर, और जो वर्तमान में जो वही मृदाएं यहाँ पे पाई जाती है तो उसको नाम हमने क्या दिया था, बांगर। तराई क्षेत्र के दक्षिण के अंदर जो भाग है इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो तो है कौन सा, बागर, और पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो वो कौन सा जाता है, खदर। ये उस उत्तर के विशाल मैदान की जो संरचना है उसके आधार पर अब देखते हैं इसका प्रादेशिक जो विभाजन है वो किस प्रकार हुआ है। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक जो विभाजन किया गया है वो भारत में जो बहने वाली नदियां हैं इन नदियों के आधार पर भारत का जो तराई उत्तर का विशाल मैदान है इसका क्या गया, विभाजन किया गया। सिंधु है, सतलज है, रावी है, व्यास है, ब्रह्मपुत्र जो नदियां है, गंगा है, इन नदियों के आधार पर जो नदियां है किस प्रकार की जो मिट्टी किस तरह बिछाती है, किसको बागर बनाती है, किसको खादर बनाती है, किस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इन्हीं के आधार पर इसका क्या किया गया है, प्रादेशिक विभाजन किया गया है नदियों के नदी तंत्र के आधार पर। उत्तर के जो विशाल मैदान है उसको नदी तंत्रों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया गया है। प्रथम बात कर लेते हैं जो अपने पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान की जो मृदा है वो किस प्रकार की पाई जाती है, बांगर प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसमें ऊंचे ऊंचे टीले पाए जाते हैं और कंकड़ पत्थर युक्त यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, बांगर मृदा पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। दूसरी बात करते हैं सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी जो है उसका जो सिंधु नदी अपना जो मैदानी क्षेत्र बनाती है उसके दूसरा विभाजन कौन सा है, सिंधु नदी का क्षेत्र। नदी का मैदानी क्षेत्र। सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र में जो क्षेत्र आता है उसका अधिकतर भाग किसमें, पाकिस्तान में। भारत में बात करते हैं तो इसका क्षेत्र अधिकतर पड़ता है किसमें, पंजाब में, और अधिकतर क्षेत्र किसमें, पाकिस्तान में, और जो शेष बचा हुआ भारत के अंदर किसमें आता है, पंजाब के अंदर आता है, किसका, सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र का बात करते हैं। सिंधु नदी का जो मैदानी क्षेत्र है इसको हम देखते हैं कि उत्तर के जो विशाल मैदान का जो पश्चिमी क्षेत्र है जो सिंधु नदी व इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है, इसमें अधिकतर क्षेत्र तो किसमें, पाकिस्तान, और शेष बचा हुआ क्षेत्र किसमें, पंजाब और हरियाणा के अंदर है। पंजाब और हरियाणा में जो क्षेत्र है उसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है कि जैसे मान लीजिए दोरोश, पहला नाम आता है कौन सा, दोरोस, जिसमें बताया जाता है इस मैदानी क्षेत्र में जो प्राचीन नदियां हैं उनके जो अवशेष मिले हैं उनको जो या अवशेष हैं सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र में जो पंजाब हरियाणा क्षेत्र आता है उसमें जो पहले नदियां बहती थी उसके अगर अवशेष हैं तो उनको नाम दिया गया कौन सा, टोरोस। ठीक है, प्राचीन नदी अवशेष वाले क्षेत्र। ठीक है, कौन सा नाम दिया गया है, दोरोस। फिर आगे आता है बेट या खादर, दूसरा आता है बेट या खादर, दोरोस हो गया, और बेट या खादर आते हैं जो दो नदियां हैं, अगर कोई दो नदियां बह रही है इसके मध्य में जो क्षेत्र बचा हुआ है, दो नदियां बह रही है उनके मध्य में जो निम्न क्षेत्र बचा हुआ है इसको पंजाब में तो कहा जाता है बेट, पंजाब में क्या कहा जाता है इसको, बेट। इसमें क्या करती है जो दो नदियों के बीच का जो निम्न क्षेत्र है इसमें नदियों द्वारा नई मृदा, नई जो जलोढ़ मृदा है वो बिछा दी जाती है, इसलिए जो क्या कहा जाता है, खादर, और पंजाब के अंदर बात की क्या कहा जाता है, बेट कहा जाता है। तीसरी बात करते हैं पहला हो गया दोरोस, दूसरा हो गया बेट, तीसरा है चोस। इसमें क्या है कि हिमालय से जो नदियां निकल कर आती है छोटी छोटी जो धाराएं होती है, जो नदियां निकल के आई है उससे जो या जो जल आता है उसकी जो छोटी छोटी जो जलीय धाराएं बनती है उसको नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है,
चोस, यानी जो जलधाराएं हैं वो प्रवाहित होती है, उसको नाम दिया गया है चोस। अगली बात आती है दाया। इसका यह होता है कि अगर कोई नदी प्रवाहित हो रही है, अगर जहां पे अपरदन सर्वाधिक कर रही है और यहाँ पे खड़े किनारे बन रहे हैं, ये जो खड़े किनारे नदी अपरदन किया है इस क्षेत्र का, यहाँ पर जो खड़े किनारे बने हैं, इन खड़े किनारों को क्या नाम दिया गया है? दाया। जो नदियों द्वारा जो कटाव करके जो खड़े किनारों का आकृति बनाई गई है, जो खड़े किनारे जिस क्षेत्र में बनाए गए हैं, उनको नाम दिया गया है क्या? दाया। अब बात करते हैं जो मेन महत्वपूर्ण है, वो है कि नदियों दोआब, जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र है उसको नाम दिया गया क्या? दोआब। उसकी चर्चा करते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा वो है दोआब। जो दो नदियां हैं उनके बीच के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? दोआब। जिसमें हमारे सामने जो नदियां हैं महत्वपूर्ण, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। 1 2 3 4 और 5 6। इन नदियों में देखते हैं कि सिंधु और झेलम जो दो नदियां, इनके जो मध्य का क्षेत्र, इसको क्या नाम दिया गया है? चेनाब और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र, उसको क्या नाम दिया गया है? रावी और रेचना के जो चेनाब के जो मध्य का जो क्षेत्र है, यानी जो स्थल है, उसको क्या नाम दिया गया है? व्यास और रावी के बीच का जो क्षेत्र, उसको क्या नाम दिया गया है? व्यास। और सतलज के मध्य जो क्षेत्र है, इसको क्या नाम दिया गया है? इन दो नदियों के मध्य जो भी क्षेत्र है, इसको अलग अलग नामों से पुकारा। जैसे पहला बात करते हैं सिंधु और झेलम नदी की बात करते हैं, तो इसको नाम दिया गया है सिंधु सचर। ठीक है। सिंधु सागर, यानी कि जो सिंधु और झेलम नदी के जो मध्य का क्षेत्र है, उसको नाम दिया गया है सिंधु सागर। अगली बात करते हैं चेनाब और झेलम, इसके मध्य का जो क्षेत्र, इसको क्या नाम दिया गया है? साज। ठीक है। सिंधु और झेलम के मध्य का क्षेत्र सिंधु सागर, चेनाब और झेलम के जो मध्य क्षेत्र, उसको क्या नाम दिया गया है? चाज। और तीसरा है फिर को रावी और जो चेनाब है, यानी जो रावी और चेनाब है, उसका जो मध्य का क्षेत्र, इसको नाम दिया गया है रचना। रावी और जो चेनाब, इसके मध्य का क्षेत्र को क्या नाम दिया? रचना। व्यास और रावी है, व्यास और रावी, इसके मध्य का क्षेत्र, इसको नाम दिया गया है बारी। अगला जो बचा है व्यास और जो सतलज है, इसके मध्य जो बचा है, इसको नाम दिया गया है बिस्त। जो ये नाम दिए गए हैं इनके मध्य के क्षेत्र को, ये नाम इन्हीं क्षेत्रों, इन्हीं जो नाम है नदियों के, इन्हीं को जोड़कर नाम बनाए गए इनके। सिंधु और जो झेलम, इसको बना दिया गया है सिंधु सागर। च इससे लिया गया और जय का जय इससे लिया गया, तो चाज। रावी और रचना, यानी कि रेस का लिया गया, और च और नैस का लिया गया रचना। व्यास और रावी की बात करते तो वह का बारी ले लिया गया, और रेस का है तो इसलिए बारी। व्यास और सतलज की बात करते हैं, वह का बिस्त बना दिया, बी बना दिया गया, और स और तय ले लिया गया सतलज का। तो बिस्त, जो ये नाम बने हैं दोआबों का जो नाम दिया गया है सिंधु, सचर, चाज, रचना, बारी और बिस्त, ये जो नाम है अलग से नहीं, बल्कि इन जो नदियां हैं इन्हीं को आधार बनाकर इन्हीं में से इनके नाम लिए गए। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है किसी भी दो नदियों के लेके, यानी कि जो रावी और जो चेनाब है, इनके मध्य क्षेत्र है, इसको इस दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम ध्यान रखना है कि र और च इससे लिया गया, तो रचना नाम हो जाएगा, ऑप्शन के अंदर दिया हुआ आएगा। व्यास और रावी का दिया हुआ हो तो व का जो है ब बनाया गया है, और र इससे लिया गया तो बारी, इसका लिया गया है बिस्त। यानी कि जो शब्द है वो इन्हीं से लिया गया है। अगर किसी भी दो नदियों के बीच का जो दोआब के नाम से पूछे, तो सिर्फ यही देखना है कि उन दो नदियों के जो नाम है, उनमें से कुछ उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हो गए इनके दोआबों के नाम। अब जो आगे की जो हमारी बात होगी वो होगी कि जो गंगा नदी है जो प्रवाहित होती है, सिंधु नदी इधर का जो क्षेत्र हो गया। अब जो गंगा नदी है उसकी चर्चा करें, उसको 3 भागों में बांट के डिवाइडेशन करते हैं, उत्तरी, मध्य और जो पूर्वी या दक्षिण के क्षेत्र की जो गंगा, इनको 3 भागों में डिवाइडेशन करके इसका अध्ययन करते हैं।